नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। तो क्या मोदी सरकार से, बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे खुश नहीं है? इन तीनों के पास सामूहिक रूप से 25 लोकसभा के सांसद हैं, और अगर ये बैसाखी हट जाती है तो बीजेपी 293 से घटकर 267 पर आ जाएगी। बीजेपी यानी एनडीए बहुमत से 5 का आंकड़ा कम। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए की बैठक होती है, लंबे समय बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, जेपी नड्डा के घर बैठक होती है, अमित शाह उस बैठक में मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण बैठक में नहीं आते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बात आगे करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आते हैं, एकनाथ शिंदे इस बैठक में नहीं आते हैं, ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में नहीं आते हैं, चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में जरूर आते हैं, लेकिन उनका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। कुल मिलाकर अमित शाह ने यह बैठक इसलिए बुलाई थी कि कथित तौर पर जो अंबेडकर का अपमान किया गया उनकी तरफ से, उसको लेकर अभी बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। तो अमित शाह चाहते थे कि पूरा एनडीए इसको ओन कर ले और पूरा एनडीए अमित शाह का इस मुद्दे पर साथ दे, ताकि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की और कांग्रेस की हवा निकाली जा सके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो एनडीए को ही पंचर कर दिया। सुना है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस तरह इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सामने आ रहा है, रणनीति बना रहा है, वैसी रणनीति, वैसा कोऑर्डिनेशन एनडीए में होना चाहिए। इसके बहुत बड़े मतलब निकलते हैं, व्यापक अर्थ निकलते हैं। पहला तो मतलब यह है कि चंद्रबाबू नायडू कुल मिलाकर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की एकता से खुश है। अगर खुश शब्द पर कुछ को ऐतराज हो सकता है तो वो इससे सहमत है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एक है, मजबूती से एनडीए का सामना कर रहा है। इसका दूर का मतलब यह निकलता है कि कल को अगर मौका मिले तो पाला क्या बदला भी जा सकता है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि एनडीए की समन्वय समिति बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अभी तक क्या हो रहा है कि बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी एक तरफा फैसले ले रही है, और बड़े महत्वपूर्ण फैसलों में एनडीए को अपने साथ नहीं लिया जाता। एनडीए के छोटे धड़ों को, छोटी पार्टियों को उनकी सहमति लेने की जरूरत बीजेपी समझती नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से बीजेपी हिचक रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो हर मामला कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाएगा, उसमें कंसल्टेशन होंगे, कोई क्या राय देगा, कोई क्या राय देगा। हर राय पर, बीजेपी की हर राय पर अभी पूरा कुनबा सहमत हो जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने दूर की कोड़ी उछाल दी है, तालाब में पत्थर उछाल दिया है कि अगर एनडीए को, अगर आपको समर्थन चाहिए एनडीए के साथियों का, अगर आप चाहते हैं कि अमित शाह के मुद्दे पर एनडीए के साथी अमित शाह के साथ आए, तो बीजेपी को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, बेहतर समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, हर बात एनडीए के साथियों से पूछ कर करनी होगी। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार नहीं आए, चाहे तो आ सकते थे। एकनाथ शिंदे क्यों नहीं आए? सुना अंबेडकर दीक्षा स्थल पर चले गए, चाहे तो आ सकते थे। फिर इतनी बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री आते, चंद्रबाबू नायडू को समझाते, शायद प्रधानमंत्री आते तो फोन करके नीतीश को भी बुलवा लेते, लेकिन वो भी क्या दूरी बना रहे हैं, ये भी अपना एक बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह को कम से कम इस मुद्दे पर थोड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान वाले मसले पर साथी दल साथ देंगे और इससे वो कांग्रेस को एक तरह से बैकफुट पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। सुना है कि कुछ छोटी पार्टियों ने भी कह दिया
कि भाई आप अपनी राजनीति कर रहे हो तो हमें भी अपनी राजनीति करने का हक है। आप बिना अंबेडकर वादी वोटों के सहारे कहीं ना कहीं सीटें निकाल सकते हो, लेकिन हम में से बहुत सी पार्टियां तो दलित राजनीति कर रही हैं। हमारा तो कोई और सहारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है। बैठक सिर्फ 1 घंटे की चली और उसमें से भी अधिकांश समय अमित शाह बोले, ऐसा बात कहा जा रहा है। और उसके बाद जो एनडीए के साथी हैं जेपी नड्डा से अलग अलग मिले, अपने अपने राज्य की समस्याओं के बारे में गिनाया, बताया, पॉलिटिकल इक्वेशन के बारे में बताया। तो क्या गिनाया होगा, क्या बताया होगा? अब मान लीजिए अपर्णा पटेल मिलती हैं तो उन्होंने क्या, अनुप्रिया पटेल, तो उन्होंने क्या बताया होगा? यही कि उनका तो वोट बैंक क्या है, यही बताया होगा। और क्या बताया होगा? तो कुल मिलाकर एनडीए की लंबे समय बाद बैठक होती है और उसमें एका उस रूप में सामने नहीं आती जैसी कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन पास कराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए, जबकि राज्यसभा में तो साधारण बहुमत भी नहीं है। लोकसभा में भी सिर्फ 293 हैं। संशोधित संविधान में संशोधन के लिए 362 या 363 की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में कुल मिलाकर 121 122 हैं, जबकि जरूरत 160 प्लस की पड़ेगी। और ऐसे में सुना है कि एनडीए के कुछ साथियों ने खुलकर सहमति व्यक्त नहीं की कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। इसी तरह वक्फ वाला मामला भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से ऐतराज किया गया था तो जेपीसी को सौंप दिया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन का मसला भी जेपीसी को सौंप दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि क्या एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने का मतलब है एक अलग से पावर सेंटर खुल जाना और किसी भी गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से बीजेपी, जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, वो इस तरह का एक अलग पावर सेंटर खोलने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू भी बैठक के बाद अपना बार्गेनिंग में निकल दिए, निर्मला सीतारमण से मिले। वाइजाग का जो स्टील प्लांट है, सरकार उसका डी इन्वेस्टमेंट कराना चाह रही थी, विनिवेश कराना चाह रही थी, यानी प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रही थी, उस पर रोक लगाई गई। यहां चंद्रबाबू नायडू के आगे सरकार झुकती हुई दिखाई दी। वो अश्विनी वैष्णव से भी मिले, वहां पर एक रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में खोलने की उन्होंने मांग की, कुछ पुरानी मांगों को लेकर भी मिले। तो कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू एनडीए में थोड़े उखड़े उखड़े दिखाई दिए और साफ तौर पर उन्होंने निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव से मिलकर पुरानी मांगे याद दिलाकर एक तरह से फिर बजट सत्र से ठीक 1 महीना पहले ये आगाह कर दिया कि हमारा साथ चाहिए, हमारी बैसाखी का साथ चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले बजट में आप जानते हैं कि स्पेसिफिकली चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के राज्यों के लिए अलग से धन की, अलग से योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, हमें नहीं पता। तो क्या चंद्रबाबू नायडू याद दिलाने आए थे कि पिछली बार ये कुछ बच गया है और इस बार जब बजट 1 फरवरी को पेश होगा तो इसमें हमारी नई मांगे शामिल हो जानी चाहिए? देखना पड़ेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।